नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओली यूपीएससी पर। ये है आपका ओली यूपीएससी पर एक वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम समझेंगे कि जो वर्तमान में विवाद है रसिया और यूक्रेन का, उसमें जो चैप्टर 7 है और ये जो चैप्टर आर्टिकल 7 है, ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और कैसे इसका यूज किया रसिया ने अगेंस्ट द यूक्रेन, अगेंस्ट द नेटो, अगेंस्ट द अमेरिका, और वो इन्जॉय कर रहा है इसको, और किस तरीके से वो इसका यूज करके यूक्रेन में घुसा है। सारी चीज़ समझेंगे। चैप्टर 7 है क्या, आर्टिकल 7 क्या है और किस तरीके से इसका उपयोग करके अन्य महाशक्तियों, चाहे वो अमेरिका हो, जिन्होंने देश में बहुत सारे, कई देशों में बहुत सारे डेमोग्राफिक बदलाव किए हैं, बहुत जगह पर इन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किए हैं इसका यूज करके। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग एकदम नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को कि क्या डिस्प्यूट है आखिर और इसका यूज कैसे करते हैं आर्टिकल 7 का रसिया के लोग, या अभी जो रसिया कर रहा है, या अमेरिका इससे पहले कैसे करता था। ये सारी चीज़ हम समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो युद्ध का मुहाना खड़ा हुआ है, ये क्यों खड़ा हुआ है। तो इसके बारे में मैंने इससे पहले थोड़ा बात कर लिया था, थोड़ा सा और बात इसमें भी करना बाकी है। आप जानते हैं कि जो रसिया है ना, ये गैस का, नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार अपने पास रखता है और इसकी सप्लाई करके पैसा भी कमाना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो गैस पाइपलाइन है, ये यूक्रेन से होकर के यूरोप की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। यूक्रेन से होकर के यूरोप की तरफ ये गैस पाइपलाइन सारी जाती हैं। तो नेटो का जो खेल है, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि किस तरीके से नेटो एक तरीके से बहला फुसला करके यूक्रेन को अपनी तरफ लेकर गया, उसके बाद में अगेंस्ट द रसिया उसको खड़ा करने का प्रयास वो लगातार कर रहा है। तो हुआ क्या कि 2014 में जब ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया यूक्रेन, उसके बाद में इसने रसिया के सामने एक सवाल रखा। बोला देखिए ऐसा है भाई साहब, अगर आपको एक गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ से गुजारनी है तो हमें इसके बदले में आपको पैसा देना होगा। जो नेटो है या यूरोपीय यूनियन के देश है या अमेरिका, ये कुल मिलाकर के रसिया को परेशान करना चाहते हैं। तो इन्होंने यूक्रेन को कहा कि ऐसा करो, तुम जाकर के रसिया को बोलो कि पैसा दो, तुम तुम्हारा पाइपलाइन नहीं जाने देंगे। तो रसिया ने कहा ठीक है, कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे $33 बिलियन आप दे दो। तो $33 बिलियन उन्होंने मांगा और रसिया ने तुरंत से उठा करके उनके मुँह पर मार दिया कि अच्छा ठीक है, तुम ले जाओ। उसके बावजूद जब रसिया ने पैसा देने से भी इनकार नहीं किया, क्योंकि उसका धंधा हो रहा है उससे, उसके बाद नेटो को लगा यार ये भी काम हमारा नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम ये कहो कि मैं नेटो में शामिल होने जा रहा हूँ। तो जब नेटो में शामिल होने की बात कही, तब रसिया गुस्सा गया। उसने कहा कि आप मेरे बगल में बैठे हैं, आपने आप जो है यूनाइटेड यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझसे पैसा मांगा, मैंने पैसा दे दिया, लेकिन यदि आप नेटो में शामिल होने जाएंगे तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, नेटो से इतना खौफ क्यों खाता है रसिया? उसके पीछे वजह ये है कि अगर नेटो का प्रेजेंस यहाँ पर होगा, इसका मतलब कि अमेरिका का प्रेजेंस यहाँ पर हो गया। और जो सिंपल सा नियम है नेटो का, वो ये है कि यदि अमेरिका यहाँ पर आ गया और इसने गोलीबारी किया रसिया के ऊपर, अगर रसिया ने भी इस पर गोलीबारी किया, तो जो 30 के 30 देश हैं, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ये सब मिल करके क्या करेंगे, अटैक कर देंगे किसके ऊपर, रसिया के ऊपर। क्योंकि ये नेटो का अपना जो है उनका एक नियम है। इसीलिए रसिया चाहता है कि नेटो का प्रेजेंस यूक्रेन में ना रहे, क्योंकि ये बहुत करीब है और हर तरफ से रूस इसे घिर जाएगा। तो अब जब पैसे से भी बात नहीं बनी, तो बात यहाँ तक निकल गई कि अब जो है नेटो में शामिल होने जाएंगे। जब वो नेटो में शामिल होने जा रहे हैं, तब रसिया को चिढ़ लगा और उसने कहा ठीक है, अब इनको हमें बताना ही पड़ेगा, इनके ऊपर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। और खुले तौर पर रसिया ने चुनौती दे दिया कि हम इस बात को कतई स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं कि आप नेटो में शामिल होंगे। अब समझते हैं कि रसिया का जो स्टेप है वो क्या क्या है, उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे बगल में मैप में आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका रसिया, और रसिया के बगल में आप देखेंगे नीचे है आपका चाइना, ठीक है ना, चाइना है, ये चाइना है। और एक समय पर ऐसा था कि चाइना का भी जो है नहीं बनता था रसिया से, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करते हैं और चाइना बॉर्डर शेयरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी जैसा है। तो इनका डिस्प्यूट कुछ था।
बट अभी क्या है कि चाइना और रसिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं एट द टाइम। और इसका जो है ताज़ा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि अभी जो विंटर ओलंपिक हो रहे थे जिनका समापन 20 फरवरी को होना था, इस विंटर ओलंपिक में यूएसए ने या जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि वो जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो जो है अपने देश के लोगों को राइट्स नहीं दे रहा है। बहुत सारे आरोप लगा करके, बैन लगा करके वो लोग विंटर ओलंपिक में नहीं गए। लेकिन एट द टाइम रसिया जो है ना, ये रसिया के जो हेड हैं वो व्लादिमीर पुतिन, वो चाइना जाते हैं और विंटर ओलंपिक में शामिल होते हैं। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ वो शामिल होने नहीं गए, जैसे ही वो शामिल होने जाते हैं वो कहते हैं कि जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट है। अब आप समझिए इस चीज़ को कि रिलेशन कितने गहरे रसिया और चाइना के भी वर्तमान में हैं। मतलब चाइना एकदम से पूरा प्रयास कर रहा है कि ताइवान को कब्जा कर लेगा। ऐसे में अगर रसिया से एक बड़ा देश जाकर के बोलता है कि हाँ ठीक है आप कब्जा कर लो, मैं मानता हूँ कि वो आपका देश है, तो ये बात जब बोली तो कहीं ना कहीं एक संकेत था किसके लिए, कि यूक्रेन भी जो है हमारे बगल में है और अगर आपने ऐसा कुछ प्रयास किया तो हम ताइवान को भी चाइना को दे देंगे और यूक्रेन को तो हम आपको लेने नहीं देंगे। यानी कि एक कड़ा संदेश था यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को रूस के द्वारा। तो घटनाक्रम को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। 20 फरवरी को क्या हुआ कि जो है ये विंटर ओलंपिक समाप्त होता है और उसके बाद में जब आप देखेंगे तो 21 फरवरी का दिन जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिन था यूक्रेन के लिए। क्यों, यहाँ से समझते हैं। ये जो आपको दो क्षेत्र दिख रहे हैं, लुहानस्क और दोनेत्स्क, ये दो क्षेत्र जो हैं इस दिन यानी कि 21 फरवरी 2022 को रसिया ने इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। क्या, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब समझते हैं थोड़ा सा, अभी चैप्टर 7 जो है यूएन का वो आएगा इसी बीच में। इसको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है, अभी रूस चाहता क्या है? रूस चाहता है कि अगर ये पश्चिमी जो क्षेत्र है यूक्रेन का, ये लोग अगर वेस्टर्न कंट्री को लेकर के ज़्यादा उनकी तरफ झुके हुए हैं तो इनको अलग थलग कर दो, इतना ज़्यादा काटो यूक्रेन को कि यूक्रेन अस्तित्वहीन हो जाए। तो इसका प्रयास पूरा रसिया का यही है। अब ये जो पार्ट है ये बेलारूस, यहाँ पर रूस की सेना पहले से बैठी हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है इसको रूस ने पहले से ही कब्जा करके रखा है। अब इनका जो प्रयास है वो यहाँ जो मालवेडिया है इस यहाँ पर भी रूस का अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो कुल मिलाकर के ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको काट दिया जाए। तो प्रयास ये है कि इस तरीके से रूस जो है यूक्रेन को काटने का प्रयास कर रहा है ताकि इसका प्रेजेंस यहाँ पर हो जाए और ये जो वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट है ये कमज़ोर हो जाए। यूक्रेन को काटने का प्रयास रसिया का है। ऐसे में उसने क्या किया कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जो पूर्वी यूक्रेनियन क्षेत्र है ना, यहाँ पर प्रो रूस के लोग रहते हैं, जो रूस की विचारधारा को मानते हैं, रसियन भाषा बोलते हैं और उनको विश्वास है रूस में, उनको लगता है कि रूस ही उनके लिए बेहतर करेगा। अब ये भी एक समस्या है यूक्रेन के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ अपने रूसी सैनिकों को रूस ने भेज दिया कि आप जाइए इस क्षेत्र में और विद्रोह जैसा कोई माहौल बनाइए। अब वो आ गए सफ़ेद पोस्ट में और विद्रोह जैसा माहौल बनाया। उसके बाद में रसिया ने क्या कहा कि ये दोनों जो हैं एक स्वतंत्र देश हैं, लुहानस्क और दोनेत्स्क ये एक स्वतंत्र देश हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब अभी भारत उठे और बोले कि नेपाल का कोई ये फला पार्ट है वो स्वतंत्र देश है, ऐसा कुछ बोल दिया तो क्या किसी के कहने से हो जाता है? कहने से हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। यूएन का जो चार्टर 7 है या आर्टिकल 7 है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 7 यूएन का कहता है कि किसी भी देश को किसी दूसरे संप्रभु देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। यानी कि फ्रांस हो, अमेरिका हो, रसिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। और इस अधिकार को कौन रोकता है? आर्टिकल 7 रोकता है, जो यूएन चार्टर का है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 7 कहता है कि कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता बशर्ते, अब यहाँ पर आगे आप इस चीज़ को समझिए, लेकिन अगर किसी देश का कोई हिस्सा स्वतंत्र होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं, मैं एक फ्री नेशन बनूं, ऐसे केस में कोई भी देश उसका हेल्प कर सकता है, उसे मिलिट्री सुविधा उपलब्ध करवा सकता है।
तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ जाएगा कि रसिया ने किस तरीके से यूएन को ही घुमा के कान पकड़ लिया है। ये अमेरिका वाले यूएन को हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, इस बार रूस ने अपने फ़ायदे के लिए यूएन को इस्तेमाल कर लिया। और वो कैसे कर लिया, इधर समझिए। जैसे रूस ने क्या कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हमला यूक्रेन पर क्यों करूँगा, यूक्रेन एक देश है। उन्होंने यूक्रेन पर हमला ही नहीं किया। उनका प्लानिंग क्या था, उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, जो अलग हुए हैं, यूक्रेन से स्वतंत्र हुए हैं, जिनको मैं मान्यता देता हूँ, इन्होंने हमसे मदद मांगी है। अब 23 फरवरी को क्या हुआ कि जो है लुहानस्क और दोनेत्स्क के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने रसिया से मदद मांग ली। रसिया ने कहा ठीक है हम आपको मदद देंगे। तो उन्होंने तुरंत से मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी। तो अभी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि युद्ध हो रहा है, रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, कागज में लिखित में ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ये कोई अटैक नहीं है। रसिया इसको मिलिट्री ऑपरेशन बोलता है और जो आर्टिकल 7 है यूएन चार्टर का, उसका ही प्रयोग करके कि फला देश जो है ये स्वतंत्र होना चाहता है और इसके स्वतंत्रता के लिए मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रसिया ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूएन के इस चार्टर का इस्तेमाल कर लिया और मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर रसिया यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है रसिया के हिस्से में चला गया, क्रीमिया वाला पार्ट उनके पास पहले से ही है, और ये जो पूरा इनके पास नेवी इससे अटैक करेंगे, बेलारूस में उनकी सेना पहले से ही बैठी हुई है। तो ये जो पूरा कीव का इलाका है ना, ये तो हर तरफ से घिर गया, क्योंकि ये भी पार्ट रसिया का ही है। बस ये थोड़ा सा वेस्टर्न वाला पार्ट बचता है जो कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करेगा उस पार्ट में। बाकी जितना एरिया है उसमें रसिया का प्रेजेंस है और वो बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार अब यूक्रेन हर तरफ से घिर जाएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो यही है, रसिया की प्लानिंग यही है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम युद्ध कर ही नहीं रहे, हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और इन सब देशों को हम आज़ाद कराएंगे। हो सकता है कि आगे चल करके इसमें कई और देशों की घोषणा रसिया कर दे, ये छोटे छोटे देश हैं और इन्हें हम बचाने जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता है? अगर बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में जो है एक प्रांत है और बहुत ज़्यादा उसे प्रताड़ित कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तानियों को, तो अगर बलूचिस्तान मांग करता है कि वो स्वतंत्र होना चाहता है, तो एट द टाइम इंडिया या कोई और नेशन पाकिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन करके उसे आज़ाद करा सकता है। ये अधिकार देता है यूएन का चार्टर, और यूएन के चार्टर का जो आर्टिकल 7 है वो ये अधिकार किसी भी देश को देता है कि अगर किसी देश का कोई भी हिस्सा स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे इसका अधिकार है और इसमें कोई भी शक्ति उसकी मदद कर सकती है। तो इस प्रकार जो है यूएन के इस चार्टर का प्रयोग किया व्लादिमीर पुतिन ने अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। तो ये है स्मार्ट खेल जो कि अभी तक अमेरिका खेलता था अफ़गानिस्तान में, माली में, मिस्र में, सीरिया में, इराक में, वियतनाम में, उसको अब खेल लिया है रसिया ने अपने तरीके से। और अब इसलिए पूरा जो है चारों खाने चित्त हो गया है अमेरिका। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका एक तरीके से भागा भागा फिर रहा है कि अब वो क्या करे। जो बाइडेन जो बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, नेटो कहता था मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि वो खुद के बनाए हुए नियम में फंसते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक संकेत चीन को भी मिल गया है, किसकी तरफ से, रसिया की तरफ से, कि तुम भी कर लो, ये बाइडेन कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप यकीन मानिए कि जो बाइडेन है ना, ये सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति है अभी तक के अमेरिका का, क्योंकि बाइडेन की आदि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया। आप देखेंगे किस तरीके से रसिया यूक्रेन पर ये अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है और ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बाइडेन बहुत ही कमज़ोर लीडर हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर लंबे समय तक जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे तो पूरी दुनिया में उथल पुथल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अशांति फैलने वाली है। अभी तो ये मात्र शुरुआत है, ठीक है ना। तो चलिए अगली वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद।